नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से स्टडी विद टॉपर्स यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। हिंदी शिक्षण शास्त्र की जो हमारी कक्षाएं चल रही हैं, इसके अंतर्गत हम आज की क्लास में बात करेंगे मूल्यांकन के बारे में। और इससे पूर्व जो है अपना टॉपिक नंबर 9 जो चल रहा है भाषा शिक्षण में मूल्यांकन, इसकी हमने 3 कक्षाएं जो है ले चुके हैं। पहली कक्षा में हमने बात की थी मापन के बारे में, दूसरी कक्षा में हमने बात की थी आकलन के बारे में, और तीसरी कक्षा में हमने मूल्यांकन का पार्ट 1 पढ़ा था। और इसके अंतर्गत हम बात करने वाले हैं आज की चौथी क्लास में भी मूल्यांकन के बारे में। इसके बाद जो है मूल्यांकन की एक क्लास और आएगी और इस प्रकार से ये पूरा टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर बेहद ही बड़े जो टॉपिक हैं आपके मापन, आकलन और मूल्यांकन, ये आपके कॉन्सेप्ट के साथ एक शानदार कंटेंट के साथ जो है आपके कंप्लीट होने वाले हैं। रीट परीक्षा में अगर यहाँ से कोई भी प्रश्न आता है तो निश्चित तौर पर अपने नोट्स में से ही आने वाला है। अब यहाँ पर देखिए, आप कई सारे साथियों के कमेंट आते हैं कि क्या हमारे सिलेबस में है या नहीं। तो सिलेबस आप अपने स्तर पर चेक कर ले, जहाँ पर ये तीनों टॉपिक आपको देखने को मिले, मापन, आकलन, मूल्यांकन, उन सभी के लिए ये उपयोगी रहेगा। और विशेष तौर पर मैं यहाँ पर बताऊंगा कि मनोविज्ञान में भी आपके है और सभी विषय की शिक्षण वीडियो में भी आपके ये टॉपिक हैं। तो ये कॉमन टॉपिक के रूप में है, इसीलिए मैंने जो है हिंदी की शिक्षण वीडियो को पढ़ा रहा हूँ भले ही, लेकिन यहाँ पर सभी विषय की शिक्षण वीडियो में जो यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी का सार रूप यहाँ पर प्रस्तुत किया है। आज की क्लास में भी आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से जो है सभी विषयों में यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आज की क्लास में। उससे पहले देखिए, इससे पूर्व में हमने मूल्यांकन के अर्थ के बारे में पढ़ा, परिभाषाओं के बारे में पढ़ा, मूल्यांकन के उद्देश्य पढ़े थे, मूल्यांकन की विशेषताएं पढ़ी। तो कुल मिलाकर इन 4 मुख्य बिंदुओं पर हमने बात कर ली है। आज की क्लास में हम बात करेंगे मूल्यांकन के चरण। चरण यानी होते हैं सोपान या पद। तो वैसे तो मूल्यांकन के कोई ऐसे विशेष पद नहीं है, लेकिन रीट परीक्षा में भी पूछा गया है और सामान्य तौर पर इसके 5 चरण जो है वो माने जाते हैं। रीट 2022 लेवल 2 शिफ्ट 4 गणित की शिक्षण वीडियो के अंतर्गत पूछे गए थे कि निम्न में से, मतलब ये जो मूल्यांकन के 5 चरण जो हैं इनका क्रम बदल कर लिखा गया था और इनको क्रमानुसार जमाने वाला प्रश्न था। प्रश्न किस प्रकार का था? इनको क्रमानुसार जमाने वाला प्रश्न था। तो वही क्रम मैं आपके लिए यहाँ पर लेकर आया हूँ। तो सबसे पहले देखिए मूल्यांकन के चरण। मूल्यांकन के 5 चरण होते हैं और इन 5 चरणों का क्रम आपको ध्यान रखना है। मूल्यांकन एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, क्योंकि वैसे देखा जाए तो शिक्षण हो चाहे अधिगम हो एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, तो उसी प्रकार से मूल्यांकन भी एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। और सर्वप्रथम किस उद्देश्य से मूल्यांकन लिया जा रहा है इसका चयन किया जाता है। उद्देश्यों का चयन करने के बाद परिस्थितियों की पहचान की जाती है। किन परिस्थितियों में जो है मूल्यांकन जो है व्यवस्थित ढंग से लिया जा सकेगा। और उसके बाद देखिए आप मूल्यांकन की विधियों का चयन, की किन विधियों से मूल्यांकन लिया जाएगा। और विधियों का चयन करने के बाद मूल्यांकन की जो प्रविधियाँ होती हैं उसका निर्माण किया जाता है। और अंत में जो है जब मूल्यांकन लिया जाता है तो प्रमाणों की व्याख्या की जाती है। यानी जो प्रमाण जो है, यहाँ पर देखिए परीक्षा में भी यही शब्द छपा हुआ था, प्रमाणों की व्याख्या। यानी जो डाटा होते हैं, रिकॉर्ड जो होते हैं, उनकी क्या की जाती है? व्याख्या की जाती है। यहाँ पर आप ये भी ध्यान रख सकते हो कि प्रमाण की जगह परिणाम भी आ सकता है, कि परिणाम जो रिजल्ट प्राप्त हुए उनकी क्या की जाती है? अंत में व्याख्या की जाती है। व्याख्या करने के बाद सामान्यीकरण किया जाता है। सामान्यीकरण का अर्थ यहाँ पर ये हो गया कि एक प्रकार से निर्णय लेना, और अंत में जो है एक प्रकार से क्या लिया जाता है? निर्णय लिया जाता है। तो इस प्रकार से ये मूल्यांकन की चरण है। इनको अगर आसान भाषा में समझना है तो सबसे पहले आप देखिए, जैसे रीट परीक्षा का आयोजन करवाना है, बच्चों की योग्यता कि वो शिक्षक बनने के योग्य है या नहीं इसकी जांच करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि किस उद्देश्य से मूल्यांकन लिया जा रहा है? तो शिक्षक बनाने के उद्देश्य से जो है मूल्यांकन लिया जा रहा है। दूसरा है परिस्थितियों का निर्माण। परिस्थितियों के निर्माण के अंतर्गत क्या होगा कि रीट परीक्षा के आयोजन से संबंधित कौन कौन सी परिस्थितियां हैं उनके बारे में चयन, मतलब पहचान की जाएगी कि जिला स्तर पर करवाया जाएगी, कितने केंद्र रहेंगे, क्या है, ये सारी परिस्थितियां जो है वहाँ पर चयन की जाएगी। उसके बाद देखिए आप मूल्यांकन विधियों का चयन। मूल्यांकन करने के लिए यानी रीट परीक्षा के लिए सिलेबस क्या रहेगा, उसका क्या किया जाएगा, निर्माण, मतलब सिलेबस का निर्धारण किया जाएगा। उसके बाद देखा जाए अगर तो मूल्यांकन विधियों का चयन के अंतर्गत परीक्षा किस प्रकार से होगी, परीक्षा का पैटर्न तय किया जाएगा। मूल्यांकन प्रविधियों का निर्माण। मूल्यांकन मतलब पेपर के अंतर्गत जो है आपके किस प्रकार के प्रश्नों को दिया जाएगा, उन प्रश्नों को देने के लिए किस प्रकार जो प्रश्न पत्रों का निर्माण किस प्रकार से किया जाएगा, यह आपके मूल्यांकन प्रविधियों का निर्माण हो गया। अब देखिए आप अंत में जो आपकी ओएमआर सीट होगी उसकी जांच की जाएगी और अंत में जो है वो क्या किया जाएगा? निर्णय लिया जाएगा। ये मैंने एक सामान्य भाषा में, एक सरल भाषा में आपको समझाने का प्रयास किया है। नेक्स्ट आप देखेंगे
भाषा शिक्षण में मूल्यांकन में ब्लूम का मूल्यांकन उपागम। देखिए, भाषा शिक्षण के उपागम जो पढ़ाए थे उसमें हर्बर्ट उपागम पढ़ा था, प्रोजेक्ट यानी प्रयोजना उपागम पढ़े थे, वाक्य संरचना उपागम या संरचनात्मक उपागम पढ़ा था। कई सारे उपागम हमने वहाँ पर पढ़े हैं, लेकिन ये ब्लूम का मूल्यांकन उपागम, क्योंकि यह जो है भाषा से संबंधित न होकर मूल्यांकन से संबंधित है, इसलिए मैंने यहाँ पर अलग से लिया है ब्लूम का मूल्यांकन उपागम, क्योंकि ये जो है आपके मूल्यांकन से संबंधित है। अब देखिए, ये ब्लूम का मूल्यांकन उपागम क्या है, किस प्रकार से यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। आपको दिख रहा होगा ये जो कलरफुल मैंने यहाँ पर देखिए प्रश्न लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपको क्या पढ़ना है और कैसे प्रश्न आए, तो प्रश्नों की संख्या आप खुद देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 7 प्रश्न जो हैं यहाँ से अभी तक पूछे गए। एक बिल्कुल यूँ कह सकते हो 3 लाइन का जो मैटर है वहाँ से 7 से 8 प्रश्न पूछे गए। प्रश्नों को पूछने का तरीका क्या है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। सबसे पहले देखिए, ब्लूम का मूल्यांकन उपागम, यहाँ से प्रश्न पूछा गया था रीट 2015 लेवल 2 एसएसटी की शिक्षण वीडियो के अंतर्गत और रीट 2017 लेवल 2 हिंदी की शिक्षण वीडियो के अंतर्गत कि मूल्यांकन का नवीनतम उपागम किसने दिया, तो किसने दिया था, ब्लूम ने। ठीक है, नेक्स्ट पूछा गया था कि मूल्यांकन उपागम किसके द्वारा दिया गया, तो वो भी क्या होगा, आपके ब्लूम के द्वारा। कुल मिलाकर ब्लूम को मूल्यांकन उपागम से जोड़कर आपको याद रखना है कि मूल्यांकन उपागम किसने दिया है, ब्लूम ने दिया है। 2 प्रश्न अब तक यहाँ से पूछे गए हैं। अब देखिए, मूल्यांकन उपागम जो है इसमें ब्लूम ने जो है कितनी इसके चरण वगैरह बताए हैं, कितने पक्ष बताए हैं, तो देखिए आप यहाँ पर ये त्रिमुखी प्रक्रिया बताई है। मूल्यांकन को कैसी प्रक्रिया बताई है, त्रिमुखी प्रक्रिया बताई है, यानी कि पहला इसका जो मुख्य है वो है आपके लिए उद्देश्य निर्धारण। अब ये उद्देश्य कैसे होंगे, शैक्षिक उद्देश्य भी लिखा हुआ है रीट में अब, और शिक्षण उद्देश्य भी लिखा हुआ है। मतलब अलग अलग जगह अलग अलग पेपर में, एक पेपर में शैक्षिक उद्देश्य लिखा गया था और एक में शिक्षण उद्देश्य लिखा गया। ठीक है, तो उद्देश्य कौन से, शैक्षिक उद्देश्य हो गए, शिक्षण उद्देश्य हो गए। इसके लिए उद्देश्य का निर्धारण करने के लिए क्या बनाई जाती है, पाठ्य योजना बनाई जाती है। तो ये तो हो गया पहला पक्ष। अब दूसरा जो पक्ष है वो है देखिए आपके अधिगम अनुभव, यानी अधिगम का मतलब होता है सीखने सिखाने की जो प्रक्रिया है, सीखने सिखाने की प्रक्रिया जो है उसके अंतर्गत तो बच्चे को जो अनुभव प्राप्त होते हैं उसको कहते हैं अधिगम अनुभव। तो मूल्यांकन का दूसरा पक्ष यूँ कह सकते हैं कि मूल्यांकन उपागम में दूसरी बात जो है उन्होंने क्या बताई थी, अधिगम अनुभव। अब यहाँ से ध्यान रखिएगा, रीट परीक्षा में एक प्रश्न पूछा गया था कि रीट 2015 लेवल 1 में कि मूल्यांकन, ब्लूम के मूल्यांकन उपागम में मूल्यांकन को किस प्रकार की प्रक्रिया बताया गया है, तो त्रिमुखी प्रक्रिया बताया गया। कैसी प्रक्रिया बताया गया है, त्रिमुखी प्रक्रिया बताया गया है। ठीक है, अब ये अधिगम अनुभव ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर देखिए कंफ्यूज करने के लिए रीट 2015 लेवल 1 साइकोलॉजी के अंतर्गत प्रश्न पूछा गया था कि मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है। अब मूल्यांकन का त्रिकोण किसने दिया अगर पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, आपके ब्लूम हो जाएगा। मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है, वहाँ पर तीनों दिए गए थे आपके उद्देश्य निर्धारण, व्यवहारगत परिवर्तन या मूल्यांकन और अधिगम अनुभव, और चौथा था आपके शिक्षण अनुभव। तो ये शिक्षण अनुभव जो है वो आपके नहीं है, क्योंकि शिक्षण अनुभव नहीं है, क्या है, अधिगम अनुभव है। सीखने सिखाने की प्रक्रिया में अनुभव कौन से हैं, अधिगम अनुभव है, शिक्षण अनुभव नहीं है। इंपॉर्टेंट यहाँ से ये प्रश्न है, आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, मूल्यांकन प्रक्रिया संबंधित है, रीट 2022 लेवल 2 गणित में पूछा गया है, तो मूल्यांकन प्रक्रिया संबंधित है तो इन तीनों से संबंधित है। वहां पर ऑप्शंस में था उद्देश्य निर्धारण से, अधिगम अनुभव से, व्यवहारगत परिवर्तन से या उपरोक्त सभी, तो इन तीनों से संबंधित है। अब तीसरा पक्ष आप देखेंगे यहाँ पर क्या है, व्यवहारगत परिवर्तन, यानी बालक के व्यवहार में क्या परिवर्तन आता है, व्यवहारगत परिवर्तन। और ये इसी को जो है कहते हैं मूल्यांकन के उपकरण भी कहा जाता है और मूल्यांकन प्रवृत्ति भी कहा जाता है। तो कुल मिलाकर आपको इस टॉपिक में ये सारे जो पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखे हैं उसमें अब देखिए 2 चीज़ें क्या हैं, मूल्यांकन का निकटतम संबंध होता है तो उद्देश्यों से होता है। किससे होता है, उद्देश्यों से। रीट 2015 लेवल 1 गणित में पूछा गया है। दूसरा देखिए, शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है, तो उद्देश्य का निर्धारण। शिक्षण में हो गया, मूल्यांकन में हो गया, किसी भी चीज़ में सबसे पहले क्या होना चाहिए, उद्देश्य का निर्धारण होना चाहिए। ये मैंने आपको प्रश्न भी बता लिए कैसे प्रश्न आए हैं और आपको क्या कंटेंट याद रखना है। एक बार मैं फिर भी जो है शॉर्ट रिविजन आपको करवा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए आप, मूल्यांकन उपागम किसने दिया, तो आंसर हो जाएगा ब्लूम। ब्लूम ने कौन सा उपागम दिया, तो मूल्यांकन उपागम। ब्लूम ने मूल्यांकन उपागम में मूल्यांकन को कैसी प्रक्रिया बताया है, तो त्रिमुखी प्रक्रिया। त्रिमुखी प्रक्रिया में तीनों पक्ष कौन कौन से हैं, उद्देश्य निर्धारण, अधिगम अनुभव, व्यवहारगत परिवर्तन। उद्देश्य निर्धारण का ही अन्य नाम है शैक्षिक उद्देश्य या शिक्षण उद्देश्य और पाठ्य योजना बनाना।
अधिगम अनुभव का अन्य नाम है सीखने सिखाने की प्रक्रिया, और व्यवहारगत परिवर्तन का यहाँ पर अन्य नाम है मूल्यांकन के उपकरण और प्रविधि। इस प्रकार से यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं और अब तक जो है वो पूछे गए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। बिल्कुल सारगर्भित कंटेंट जो है 360 डिग्री कवर कराने वाला कंटेंट आपके सामने मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ। अब देखिए आप मूल्यांकन के पक्ष, मूल्यांकन के पक्ष के बारे में बात करेंगे। मूल्यांकन के कितने पक्ष होते हैं? मूल्यांकन के 3 पक्ष होते हैं। कितने पक्ष होते हैं? 3 पक्ष। पहला है आपके कोग्निटिव यानी ज्ञानात्मक यानी संज्ञानात्मक पक्ष। दूसरा है आपका अफेक्टिव यानी भावात्मक पक्ष। तीसरा है साइकोमोटर यानी क्रियात्मक या मनोगत्यात्मक पक्ष। इंग्लिश में जो है आपको यहाँ पर याद रखना है, कई बार हिंदी में नाम चेंज भी हो सकता है। निम्न में से कौन सा मूल्यांकन के पक्ष से संबंधित है? ऐसा प्रश्न पूछा गया था रीट 2022 लेवल 1 हिंदी में, और वहाँ पर ऑप्शंस में था मात्रात्मक, संरचनात्मक, और एक और ऑप्शन था, और चौथा ऑप्शन था आपके, तीसरा या चौथा ऑप्शन था ज्ञानात्मक। तो मूल्यांकन के पक्ष पूछे हैं, प्रकार वगैरह नहीं पूछे हैं, मूल्यांकन के पक्ष पूछे हैं। तो पक्ष कौन सा है? ज्ञानात्मक पक्ष है मूल्यांकन का। ठीक है, ये यहाँ पर प्रश्न पूछा गया था। एक प्रश्न देखिए कि मूल्यांकन के पक्ष कितने पक्ष हैं? शैक्षिक उद्देश्य या मूल्यांकन के कितने पक्ष हैं? 3 पक्ष हैं। यह आपके रीट 2017 लेवल 1 में पूछा गया है मनोविज्ञान के अंतर्गत। अब क्योंकि देखिए शैक्षिक उद्देश्यों का सर्वप्रथम वर्गीकरण किसने किया था? BS ब्लूम ने। किसने किया था? BS ब्लूम ने ही शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किया था। तो शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण के अंतर्गत भी उन्होंने 3 पक्ष बताए, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। आगे जाकर अन्य जो मनोवैज्ञानिक वगैरह थे उन्होंने आगे इनको विस्तार दिया था, जिसमें सिम्पसन ने भी कुछ परिवर्तन किया, क्रथवाल तथा मसीहा, उनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ब्लूम ने शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण भी ब्लूम ने किया है, मूल्यांकन के पक्ष में पूछा जाए तो भी ब्लूम ने किया है। ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक तीनों पक्ष हैं, और क्रियात्मक को मनोगत्यात्मक कहा जाता है, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। रीट 2015 लेवल 2 में पूछा गया था कि शैक्षिक उद्देश्यों के कितने पक्ष हैं? तो कितने पक्ष हैं? 3 पक्ष हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये भी आपको जो है आसानी से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे चूंकि मूल्यांकन के प्रकार के बारे में, क्योंकि आकलन के प्रकार हमने पढ़ा था, तो आकलन के हमने ये 4 प्रकार पढ़े थे, और मैंने आपको बताया भी था कि आकलन भी लिखा हुआ आ सकता है, मूल्यांकन भी लिखा हुआ आ सकता है। मतलब परीक्षा में जो पेपर बनाने वाला है वो उसकी जो इच्छा है वो शब्द यहाँ पर यूज़ कर सकता है। अब आप ऐसे नहीं कि वहाँ पर खुद से जो है प्रश्न करने लग जाएं कि ये जो है यहाँ पर आकलन नहीं है, मूल्यांकन है, आकलन नहीं है, मूल्यांकन है, मूल्यांकन नहीं है, आकलन है। तो ऐसा आपको नहीं करना है। आपको क्या करना है? प्रश्न क्या कह रहा है सीधा उसका जवाब देना है और आगे बढ़ना है। अब आकलन के प्रकार में पूछे तो भी ये आकलन के प्रकार है, और मूल्यांकन के प्रकार में पूछे तो भी है। तो देखिए आप, सबसे पहले हम मूल्यांकन के जो प्रकार हैं उनको कई प्रकार से विभाजित किया गया है। तो पहला विभाजन जो है वो है आंतरिक व बाह्य मूल्यांकन। आंतरिक व बाह्य मूल्यांकन, इनके बारे में डिटेल में हम आगे पढ़ने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ आंतरिक व बाह्य मूल्यांकन। दूसरा हो जाएगा आपके मानक संदर्भित और मापदंड संदर्भित मूल्यांकन। तीसरा प्रकार है पाठांतर्गत और पाठोपरांत, मतलब पाठ के अंतर्गत और पाठ के उपरांत। और चौथा है आपके आधार रेखा, रचनात्मक, योगात्मक और निदानात्मक। इन सब के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। अब देखिए, इसके अलावा एक विशेष जानकारी आपके लिए ये है कि मूल्यांकन के 2 प्रकार हो रहे, औपचारिक और अनौपचारिक प्रकार। औपचारिक व अनौपचारिक प्रकार। औपचारिक व अनौपचारिक प्रकार में क्या होता है? देखिए, औपचारिक जहाँ भी होगी वहाँ फॉर्मेलिटी होगी। क्या होगी? फॉर्मेलिटी होगी। और ये जो होगा अनौपचारिक, इसको कहते हैं अनफॉर्मल, यानी यहाँ पर किसी भी प्रकार की फॉर्मेलिटी नहीं होगी। औपचारिक मूल्यांकन क्या होता है? जिसमें कोई लिखित परीक्षा हो गई है, कोई मौखिक परीक्षा हो गई, कोई पेपर बनाने पड़ते हैं इसमें, ठीक है। और लेकिन अनौपचारिक मूल्यांकन क्या होता है कि छात्र समाज में किसी से बातचीत कर रहा है। अब बातचीत करते समय भी उसका मूल्यांकन, बातचीत, वो गृह कार्य कर रहा है या कुछ भी लिख रहा है, उसका लिखते समय मूल्यांकन कर रहे हो आप देख रहे हो उस लिखते समय हो गया। जैसे दूसरा हो गया कि छात्र जो है किसी से कोई बात कर रहा है, लिख रहा है, अन्य व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार कर रहा है, ये सब मूल्यांकन आपके होंगे, वो अनौपचारिक मूल्यांकन के अंतर्गत आएंगे। औपचारिक मूल्यांकन में आपको पेपर वगैरह एक निश्चित समय होगा, उसमें एक पेपर वगैरह होगा, उस पर बालक जो है कुछ लिखेगा, आप उसकी जांच करोगे। अनौपचारिक मूल्यांकन जो है सर्वश्रेष्ठ होता है। ये अनौपचारिक मूल्यांकन जो होता है वो सर्वश्रेष्ठ होता है और प्रत्येक समय होता रहता है। ये बालक जो है, आप प्रत्येक समय जो है बालक को, भले वो खेल का मैदान हो, कहीं भी आप उसका अवलोकन कर रहे हो, देख रहे हो, आप मूल्यांकन कर रहे हो, उसको कहते हैं अनौपचारिक मूल्यांकन। ये मैंने आपको शॉर्ट में यहाँ पर समझा दिया है। अब देखिए आप, सबसे पहले मूल्यांकन के प्रकार में 2 प्रकार हैं, आंतरिक मूल्यांकन और बाह्य मूल्यांकन। इनके बीच में क्या अंतर है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, आंतरिक मूल्यांकन को ही कहा जाता है शिक्षक निर्मित मूल्यांकन,
यानी कि ये ऐसा मूल्यांकन है जिसका निर्माण एक विद्यालय स्तर पर, मतलब अपने विद्यालय तक सीमित रहता है। जैसे कि आप जो है अर्धवार्षिक का पेपर अपने विद्यालय में बना रहे हो, आप कोई टेस्ट का पेपर अपने विद्यालय में बना रहे हो, तो वो अपने विद्यालय तक सीमित रहता नहीं है, छोटे स्तर पर सीमित रहता है। ये होता है शिक्षक निर्मित, शिक्षक द्वारा ही बनाया जाता है। इसको अप्रमाणीकृत कहते हैं, मतलब अनस्टैंडर्ड होता है, और प्रमाणीकृत जो होता है वो स्टैंडर्ड होता है। स्टैंडर्ड जो होता है उसको प्रमाणीकृत कहते हैं। इसमें क्या होता है, देखिए, जैसे आप एक शिक्षक होने के नाते आप जो है पेपर बना रहे हैं, तो उसमें क्या है कि पक्षपात व पूर्वाग्रह की संभावना रहती है। आप मूल्यांकन कर रहे हो बच्चे का, तो इसमें क्या होता है कि शिक्षक निर्मित होता है ये मूल्यांकन, और यहाँ पर देखिए पक्षपात व पूर्वाग्रह की संभावना ये रहती है कि इसकी जांच वगैरह जब करते हो, आप मूल्यांकन करते हो, तब आपको अगर किसी छात्र से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी है तो वहाँ पर आप अपनी दुश्मनी वहाँ पर निकाल सकते हो। तो इसीलिए जो है ये मूल्यांकन क्या होता है, आंतरिक मूल्यांकन दोषपूर्ण होता है, ये अप्रमाणीकृत इसीलिए होता है। ठीक है, श्रेष्ठ मूल्यांकन कौन सा होता है, प्रमाणीकृत जो मूल्यांकन होता है वो श्रेष्ठ होता है। अब यहाँ पर देखिए अध्यापक और छात्र के बीच के जो संपर्क होता है उसका प्रभाव पड़ता है आंतरिक मूल्यांकन के अंतर्गत। अब बाह्य मूल्यांकन में क्या होगा, देखिए आप, ये बड़े स्तर पर परीक्षा होती है, जैसे बोर्ड परीक्षा हो गई या कोई कंपटीशन एग्जाम यानी प्रतियोगिता परीक्षा हो गई, उसमें किसी भी प्रकार का जो है वो यूँ कह सकते हैं आत्मनिष्ठता का गुण नहीं पाया जाता, वस्तुनिष्ठ होता है, निष्पक्ष होता है। कैसा होता है, निष्पक्ष यानी वस्तुनिष्ठ होता है। वस्तुनिष्ठ का अर्थ ये है किसी भी प्रकार का पक्षपात इसमें नहीं होगा, और ये विश्वसनीय होता है। बोर्ड परीक्षा में, बोर्ड परीक्षा हो गई या आपकी प्रतियोगिता परीक्षा हो गई, लेकिन आंतरिक मूल्यांकन जो होगा उसमें क्या है, शिक्षक के जो मनोभाव है उसका, और अपने छात्र जो है, किसी छात्र के साथ दुश्मनी वगैरह जो निकालनी है तो वो यहाँ पर दुश्मनी है, या यूँ कह सकते हैं कि मित्रता भी है, या यूँ कह सकते हैं आप किसी छात्र का अगर पक्ष लेते हो तो कहीं ना कहीं आप उसको जो है अधिक अंक देने की आपके मन में जो है भाव उठते हैं, और आप जो है कहीं ना कहीं मूल्यांकन में त्रुटि हो जाती है। तो आप, उम्मीद करता हूँ ये समझ गए होंगे कि आंतरिक मूल्यांकन और बाह्य मूल्यांकन में क्या अंतर है। आंतरिक मूल्यांकन शिक्षक द्वारा निर्मित होता है, बाह्य मूल्यांकन बाह्य स्तर पर यानी बड़े स्तर पर निर्मित होता है। ये छोटे स्तर पर लागू होता है आंतरिक मूल्यांकन, बाह्य मूल्यांकन बड़े स्तर पर लागू होता है। छोटे स्तर का अर्थ यहाँ पर हो गया अपने विद्यालय तक ही सीमित रहता है, और बड़े स्तर पर यानी बोर्ड परीक्षा जो कि लाखों विद्यार्थियों की एक साथ होती है, और उसमें मूल्यांकन की प्रक्रिया में भी किसी प्रकार के पक्षपात की संभावना नहीं रहती है। आंतरिक मूल्यांकन में पक्षपात की संभावना रहती है, पूर्वाग्रह की संभावना रहती है, और बाह्य मूल्यांकन में क्या होता है, निष्पक्ष होता है और विश्वसनीय होता है। उम्मीद करता हूँ ये आंतरिक मूल्यांकन और बाह्य मूल्यांकन आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम मूल्यांकन की तकनीकी के अंतर्गत जब पढ़ेंगे तब भी आपके लिए वहाँ पर अप्रमाणीकृत और प्रमाणीकृत आएगा। मैं आपको विशेष यहाँ पर बता देता हूँ कि ये अप्रमाणीकृत और प्रमाणीकृत जो मूल्यांकन है इसको दिया था डगलस तथा हॉलैंड ने। डगलस तथा हॉलैंड ने, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ये प्रश्न रीट परीक्षा में पूछा गया है कि मूल्यांकन का प्रमाणीकृत व अप्रमाणीकृत वर्गीकरण किसके द्वारा दिया गया है, तो डगलस तथा हॉलैंड जो थे उनके द्वारा ये जो है अप्रमाणीकृत और प्रमाणीकृत मूल्यांकन की विचारधारा या वर्गीकरण दिया गया है। नेक्स्ट आप देखेंगे, अब है आपके लिए मूल्यांकन के प्रकार में, देखिए मानक संदर्भित मूल्यांकन और मापदंड संदर्भित मूल्यांकन। ये प्रश्न आपके रीट 2017 लेवल 1 साइकोलॉजी के अंतर्गत पूछा गया था। रीट का अगर अब तक देखा जाए तो सबसे कठिन पेपर अगर किसी से पूछा जाए, सबसे कठिन पेपर तो वो था रीट 2017 लेवल 1 साइकोलॉजी का पेपर। सबसे कठिन पेपर था क्योंकि यहाँ पर कई सारे जो है एक्सपर्ट थे, उनकी जो है आंसर की भी फेल हो गई थी। अब देखिए यहाँ पर इसके बारे में हम बिल्कुल डिटेल्स और शानदार तरीके से यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे ताकि परीक्षा में आपका कोई भी प्रश्न यहाँ से गलत नहीं हो। कई सारे कोचिंग सेंटर्स आपने जो है कई जगह से क्लास ले रखी होगी और कई सारी आपके पास बुक होगी, उसमें तो इनका वर्णन ही नहीं दे रखा है, और जबकि ये प्रश्न रीट में पूछा गया है तो बिल्कुल संभावना है कि ये वापस पूछा जा सकता है। तो हम यहाँ पर क्लियर करेंगे कि इन दोनों के बीच में क्या अंतर है। सबसे पहले देखिए मानक संदर्भित मूल्यांकन, और इसको कहते हैं नॉर्म रेफरेंस इवेल्यूएशन। इंग्लिश टर्म जो है वो आपको विशेष ध्यान रखनी है, और शॉर्ट नाम है इसका एनआरटी। इसका जो है इसको नॉर्म रेफरेंस टेस्ट भी कहा जाता है। ये इवेल्यूएशन मूल्यांकन है और टेस्ट का मतलब परीक्षण है। तो आदर्श संदर्भित परीक्षण भी इसको कहा जाता है कई बार, वो भी हम बात करेंगे। और यहाँ पर मापदंड संदर्भित परीक्षण कहा जाता है। मैं आपको बताऊंगा कि उपलब्धि परीक्षण की जगह भी कई बार मूल्यांकन शब्द का प्रयोग किया जाता है, मूल्यांकन की जगह भी उपलब्धि परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए मूल्यांकन की भी विशेषता होती है वैधता, वस्तुनिष्ठता, व्यापकता, ठीक है, और वही जो है उपलब्धि परीक्षण की भी विशेषता होती है। तो रीट में कई बार पूछा गया है निम्न में से कौन सी एक उपलब्धि परीक्षण की विशेषता है, वैधता, वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता, व्यापकता। और वही प्रश्न जो है उसकी लैंग्वेज चेंज करके निम्न में से कौन सा जो है एक अच्छे मूल्यांकन की विशेषता है, वैधता, वस्तुनिष्ठता, व्यापकता, ये सारी मतलब कुल मिलाकर जो है कई बार शब्द चेंज कर लिया जाता है, लेकिन आपके आंसर में कोई भी परिवर्तन वहां पर नहीं होने वाला है। अब देखिए आप इंग्लिश में आप ध्यान रखिएगा नॉर्म रेफरेंस टेस्ट जो है या नॉर्म रेफरेंस इवेल्युएशन, इसी का अन्य नाम है हिंदी में
आदर्श संदर्भित परीक्षण। जब रीट परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था 2017 साइकोलॉजी में, तब प्रश्न पूछा गया था निम्न में से कौन सी एक आदर्श संदर्भित परीक्षण की विशेषता नहीं है। अब देखिए 3 विशेषता मैंने यहाँ पर लिखी हैं। जो विशेषताएं एक आदर्श संदर्भित परीक्षण की होती हैं, यह परीक्षण मानकीकृत होता है, यानी इसमें मानक का निर्धारण होता है, अन्य छात्र के प्रदर्शन से तुलना की जाती है और राष्ट्रीय मानदंडों पर आधारित होता है। ये 3 विशेषता इसकी होती हैं। जैसे कि आप परसेंटाइल जो होता है, आपने देखा होगा मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए, या यूँ कह सकते हैं आपके थर्ड ग्रेड का जो एग्ज़ाम होता है, उसमें अन्य छात्र ने कैसा प्रदर्शन किया है, इसका प्रभाव आपके परिणाम पर पड़ता है, आपके चयन पर, आपके मूल्यांकन पर इसका प्रभाव पड़ता है। कैसे? जैसे आपने 100 में से अगर 80 नंबर लिया है, आपने 100 में से 80 नंबर लिया है भले ही, लेकिन अगर 100 में से आपके बचे हुए सारे स्टूडेंट या सारे सहपाठी जो है वो 81 नंबर लिया है, तो आप सबसे पीछे रह जाएंगे। यानी कि बाकी के जो स्टूडेंट है उनके रिजल्ट का प्रभाव आपके चयन पर, आपके रिजल्ट पर पड़ेगा। जैसे भले ही आपने रीट मेंस में 300 में से 180 अंक प्राप्त कर लिए, लेकिन आपसे जो सीटें थी उन सीटों में कट ऑफ जो है वो गई 185। तो अब बताओ कि 185 अंक दूसरों ने प्राप्त कर लिए, तो इसका आपके परिणाम पर प्रभाव पड़ा कि नहीं पड़ा? आपका चयन नहीं हुआ। तो इसकी वजह क्या थी? क्योंकि दूसरे जो है उन्होंने समूह के अन्य छात्र जो हैं उनके प्रदर्शन से तुलना की जाती है कि आपके कितने नंबर है, उनके कितने नंबर है, इस आधार पर जो है वो मूल्यांकन किया जाता है। लेकिन अगर वही बात की जाए मापदंड संदर्भित मूल्यांकन की, तो इसमें क्या होता है, इसको कहते हैं क्राइटेरियन रेफरेंस इवेल्युएशन, या अगर परीक्षण शब्द आएगा तो आएगा क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट, यानी इसको कहते हैं शॉर्ट में CRT। इसका हिंदी में नाम है कसौटी या निकष संदर्भित परीक्षण। अब यहाँ पर देखिए आप, इसमें मानक, कोई भी मानक जो है उनका निर्धारण नहीं होता, मानक का विकास संभव नहीं है, ये विशिष्ट मानदंडों से तुलना की जाती है। देखिए यहाँ पर तो देखिए आप, मानक संदर्भित परीक्षण में क्या हो रहा है, अन्य छात्र के प्रदर्शन से तुलना की जा रही है, लेकिन यहाँ पर विशिष्ट मानदंड यानी आपके जो क्वालिफाइंग अंक जो है उसके आधार पर, या यूँ कह सकते हैं कि स्थापित मानदंड जो होते हैं उसके आधार पर तुलना की जाती है। ये परसेंटेज बेस होता है। किसके बेस होता है? ये परसेंटेज बेस होता है। जैसे आपकी रीट पात्रता एग्जाम में जैसे कि आपने, यूँ कह सकते हैं कि आपने अगर 65% अंक प्राप्त कर लिए, तो आप जो है अब भले 7 वाले जो हैं वो भले 80% ही प्राप्त कर ले, भले 95% प्राप्त कर ले, लेकिन आपके रिजल्ट पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपकी पात्रता क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। ये NRT जो है, NRT में क्या होगा, समूह में अन्य छात्रों के परिणाम से तुलना की जाती है और उसका प्रभाव आपके परिणाम पर पड़ता है। लेकिन जो CRT जो होता है, मापदंड संदर्भित मूल्यांकन, इसमें एक क्राइटेरिया पहले से फिक्स होता है कि इस क्राइटेरिया से ऊपर जाने वाले सभी का चयन होगा। जैसे पात्रता परीक्षा जो है, रीट में आपके 60% अंक, जनरल में आरक्षित कैटेगरियों में 55% अंक है, तो इस प्रकार से ये न्यूनतम आपने प्राप्त कर लिए हैं, उसके बाद अन्य के परिणाम जो है उससे आप पर कोई भी विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ आपको मानक संदर्भित परीक्षण और मापदंड संदर्भित मूल्यांकन जो है वो समझ में आ गया होगा। ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा भी बता दिया है जो कि आपके रीट एग्जाम से संबंधित है। अगला है देखिए पाठांतर्गत मूल्यांकन और पाठोपरांत मूल्यांकन। ये मूल्यांकन के 2 प्रकार और हैं, पाठांतर्गत और पाठोपरांत। पाठांतर्गत का अगर संधि विच्छेद करें तो पाठ प्लस अंतर्गत, अंतर्गत यानी बीच में, यानी दौरान, यानी पाठ पढ़ाने के दौरान अगर कोई हो रहा है तो उसको क्या कहेंगे आप, पाठांतर्गत मूल्यांकन। पाठोपरांत मूल्यांकन किसे कहते हैं? पाठ प्लस उपरांत, यानी पाठ उपरांत का अर्थ होता है बाद में, यानी कि समाप्ति पे। तो पाठ समाप्त हो गया, उसके बाद अगर आप ले रहे हो तो वो कौन सा हो जाएगा? पाठोपरांत मूल्यांकन। रीट 2015 लेवल 2 हिंदी में पूछा गया था कि निम्न में से पाठोपरांत मूल्यांकन का सही अर्थ है, तो यानी पाठ की समाप्ति के बाद में लिया जाने वाला मूल्यांकन। ठीक है, यानी पढ़ाने के बाद में या पढ़ने के बाद में लिया जाने वाला मूल्यांकन। अब पाठ के अंतर्गत जो मूल्यांकन लिया जाता है वो लिया जाता है आपके बोध प्रश्न के द्वारा। अब बोध प्रश्न कैसे होते हैं? उच्चारण, जैसे आपको उच्चारण वगैरह करवा रहे हैं पाठ कक्षा के अंतर्गत, वाक्य की संरचना या वाक्य का पठन करवा रहे हैं, बोध प्रश्नों के माध्यम से आपकी बोध या समझ का मूल्यांकन कर रहे हैं, ये आपके हो जाएगा बोध प्रश्नों द्वारा। और आपके पाठोपरांत यानी पाठ पढ़ाने के बाद जो मूल्यांकन होता है उसको कहते हैं पुनरावृत्ति प्रश्न द्वारा मूल्यांकन, और ये होता है आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न, लघुत्तर प्रश्न और निबंधात्मक प्रश्नों के द्वारा होता है। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको जो है समझ में आ गया हो। आपको जो है कंटेंट कैसा लग रहा है ये आपको बताना है, और कमेंट बॉक्स में एक अच्छा सा कमेंट जरूर छोड़ना है, ताकि अन्य आने वाले स्टूडेंट भी जो है उसको देखकर मोटिवेशन ले सके और वो जो है यहाँ से तैयारी जारी रखे। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी साथी जो हैं अपने अन्य साथियों के साथ अपने कॉलेज ग्रुप्स वगैरह में शेयर कर रहे होंगे। इसी बदौलत जो है लगातार अपने सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। लेकिन
अगर एक साथ आप सभी साथी जो हैं अपने ऐप के बारे में, अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म के बारे में अन्य साथियों से अगर चर्चा करते हैं, जहाँ आप लाइब्रेरी वगैरह में पढ़ रहे हैं या किसी कोचिंग संस्थान में पढ़ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर अपना चैनल जो है बिल्कुल स्पीड से ग्रो करेगा और आपको जो है कंटेंट बहुत शानदार, हमारी टीम जो है वो मोटिवेशन उनको भी मिलेगा और नए साथी भी हमारे साथ जुड़ेंगे तो उनको भी जो है वो बेनिफिट मिलेगा। अब देखिए, आप मूल्यांकन के ये 4 प्रकार जो है वो हमने आकलन के अंतर्गत भी पढ़ लिए थे, लेकिन यहाँ पर मैं एक शॉर्ट रिवीजन आपको करवा रहा हूँ। आधार रेखा मूल्यांकन, रचनात्मक मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन और निदानात्मक मूल्यांकन। आधार रेखा मूल्यांकन जो होता है उसको कहते हैं बेसलाइन, स्थापन भी कहते हैं इसको, इंग्लिश में इसी को कहते हैं प्लेसमेंट। रचनात्मक जो होता है उसको इंग्लिश में कहते हैं फॉर्मेटिव। संरचनात्मक, निर्माणात्मक, सुधारात्मक, ये अन्य शब्द इसके लिए प्रयोग किए जाते हैं। इसको कहते हैं अधिगम के लिए आकलन या अधिगम के लिए मूल्यांकन या इवेल्युएशन ऑफ लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग कहा जाता है। योगात्मक मूल्यांकन में क्या होगा? समेटिव, संकलनात्मक मूल्यांकन, निर्णयात्मक मूल्यांकन, सारांशात्मक मूल्यांकन, इसको कहा जाता है का अर्थ होता है, सॉरी यहाँ पर जो है मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया है, ये आप सही कर दे। देखिए, के लिए का अर्थ हो गया यहाँ पर फॉर और का हो गया आपके देखिए ऑफ, यानी ये जो है आपके फॉर का अर्थ हो गया के लिए, यानी सीखने के लिए मूल्यांकन है ये, और सीखने के लिए आकलन है, और यहाँ पर सीखने का आकलन है और सीखने का मूल्यांकन है। ठीक है, ये अब लास्ट में आपका होगा पुनरावृत्ति की आवश्यकता होने पर यह मूल्यांकन होगा। अब पुनरावृत्ति की आवश्यकता होने पर यह मूल्यांकन कौन सा है? आपके निदानात्मक मूल्यांकन, इसको कहते हैं इंग्लिश में डायग्नोसिस। आधार रेखा मूल्यांकन जो है वो सत्र के प्रारंभ में लिया जाता है। रचनात्मक मूल्यांकन जो है वो आपके सत्र पर्यंत यानी पूरे सत्र के दौरान लिया जाता है, निरंतर चलता रहता है। योगात्मक मूल्यांकन सत्र की समाप्ति या इकाई की समाप्ति पर या इसको कहते हैं सावधिक। यह कैसा होता है? सावधिक होता है, यानी एक अवधि के साथ होता है। इसको आवधिक भी कहते हैं, सावधिक भी कहते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको यहां से जो है समझ में आ गया होगा। और अगर आपको और डिटेल से इसको देखना है तो आप आकलन वाली जो क्लास है उसके अंतर्गत इन चारों के बारे में डिटेल से चर्चा की गई है, उसको भी आप देख सकते हैं। अपने ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,